हेलो गाइस, आज हम 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले सवाल पूछे गए हैं कि क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष यानी अलग अलग प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास और पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? किस प्रकार के हैं? इन सवालों के जवाब आपको कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। मतलब कि ये हमारा जो पूरा विश्व है वहाँ पर 12 ही देश ऐसे हैं जिसमें जैव विविधता पाई जाती है और उन 12 देशों में से भी हमारा भारत देश एक है, ठीक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर है। यानी कि हमारे भारत देश में लगभग 47,000 जो मतलब पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार की जातियों के, वो पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के 47,000 पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं और जिस कारण से हमारा जो देश है वो विश्व के 10वें स्थान पर है। और अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो सिर्फ एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप के सारे देशों में से हमारा जो भारत का स्थान है वो चौथा स्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद है भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। कितने पौधे हमारे भारत में? 15,000 फूलों के, यानी कि इतने तरीके के फूल पाए जाते हैं हमारे भारत के अंदर, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एलगी तथा कवक यानी फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताज़े तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि 89,000 प्रकार के जो जानवर हैं वो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, जो अलग अलग तरीके की मछलियाँ हैं वो हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि ताज़े और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, चैप्टर का नाम था प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ को समझेंगे। यह हमने जान लिया है कि हमारे भारत देश में जैव विविधता में आता है और ये कौन से स्थान पर है और कितनी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि वह वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। यानी कि वह वनस्पति जो प्रकृति के द्वारा उगाई जाती है या फिर खुद उग जाती है, तो उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है और इस पर कोई भी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता। मानव इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। मानव इससे अलग, पौधों से अलग रहता है, तो उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है और इसका दूसरा नाम अक्षत वनस्पति भी है, ठीक है। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। जो विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें होती हैं, फल होते हैं, बाग वगैरह होते हैं, वो सब और वनस्पति, ये सब वनस्पति का तो भाग है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी कृषि की फसलें हैं, वो जब कृषि होती है तो मानव ही तो कृषि करता है उसमें, और जितने भी फल उगाए जाते हैं और बाग वगैरह लगाए जाते हैं, और ये सब वनस्पति का तो भाग है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, बल्कि मानवीय वनस्पति इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि मानव के द्वारा उगाई जाती है इस वजह से, ठीक है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। यानी कि वो ऐसी वनस्पति जो सिर्फ भारत में ही, मूल रूप से भारत में ही पाई जाती है, वो देशज कहलाती हैं। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है। यानी कि वह पौधे जो भारत के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ भारत के नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं, तो इसी वजह से उन्हें विदेशज पौधे
कहा जाता है। अब वनस्पति जगत शब्द का अब हम अर्थ जान लेते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, यानी कि किसी भी एक क्षेत्र है, मान लीजिए कोई भी एक क्षेत्र, और उसमें किसी भी टाइम पर किसी भी समय पर जो पौधे की उत्पत्ति होगी वो वनस्पति जगत कहलाएगा। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है, यानी कि इसी तरीके से जो प्राणी जगत है वो जानवरों की जानकारी हमें देता है। जैसे प्राणी से ही अर्थ स्पष्ट है कि जानवर वगैरह होंगे इसमें। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। अब इतनी सारी जो यहाँ पर विविधता है ये वनस्पति की और ये विभिन्न प्राणियों की है, इसके कुछ कारण हैं। जैसे पहला है धरातल। धरातल का जो भूभाग है, धरातल का भूभाग में भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और उष्णकटिबंधों में एक प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकती है। धरातल के क्योंकि अलग अलग जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश वगैरह होते हैं, इन सब में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो धरातल है, पृथ्वी है, उसका जो स्वभाव है उस पर उसका वनस्पति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि होती है, क्योंकि जो भूमि होती है, भूभाग होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी वगैरह पाई जाती हैं, और जैसे मिट्टी होती है उसी के हिसाब से जो है वो वनस्पति उगती है, और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और काफ़ी बड़ा भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणी को आश्रय मिलता है, यानी कि जो उबड़ खाबड़ हैं और असमतल भूभाग हैं उसमें जंगलों का और साथ में जो जंगल हैं, घास के मैदान हैं, इनमें वन्य प्राणियों के आश्रय हमें देखने को मिलते हैं। इन सारी जगहों पर वनों के जो आश्रय हैं, वन्य प्राणी जो पाए जाते हैं, शेर, चीता, बाघ, ये सब हैं यहाँ पर, मतलब इन सबका ये आश्रय है, आश्रय देखने को मिलता है, इनकी कह सकते हैं एक तरीके से इनका घर। अब हम देखते हैं कि मृदा का हमारी जो जितने भी वनस्पति वगैरह होते हैं और प्राणी होते हैं, इन पर क्या मतलब प्रभाव पड़ता है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है, यानी कि जो हमारा भारत है वहाँ पर क्योंकि स्थलाकृति अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके के स्थान हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की मृदा पाई जाती है यहाँ पर। तो इस मृदा से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति का ये आधार है। और मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियों और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि जो बालू मिट्टी होती है, मरुस्थल में जो बालू मिट्टी पाई जाती है, बालू मृदा है, जिसे बलुई मृदा भी कहा जाता है, वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और जहाँ पर नदियाँ होती हैं, क्योंकि नदियों के आसपास का जो मतलब मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर डेल्टा जो होता है वहाँ पर उसके क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जो पर्वतों की ढलान होती है उसमें जहाँ मृदा की परत गहरी होती है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। निशंकु के आधार के, जैसे शंकु का आधार होता है ना, उसी तरीके के जो है वन वहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर्वत होते हैं और पर्वतों की ढलान होती है वहाँ पर। ठीक है। अब हम देखते हैं जलवायु का क्या जो ये जितने भी वनस्पति प्राणी हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु पर। जलवायु का पहला जो वो है तापमान। तापमान वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर ही भी निर्भर करती हैं, यानी कि जो वनस्पति की विविधता है, अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विविधता पाई जाती है, और विशेष जो तापमान है तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करते हैं। हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने के पेड़ को प्रभावित करती है, और इसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित किया करती हैं। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर ये वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। जहाँ पर उष्ण जो तापमान पाया जाता है, उष्ण क्षेत्र जो होते हैं, काफ़ी गर्मी जहाँ पर होती है, तो वहाँ पर वनस्पति खंड को अगर हम देखें तो जहाँ पर उष्ण होगा तो वहाँ पर औसत वार्षिक तापमान
जो होगा डिग्री सेल्सियस में वो 24 डिग्री से अधिक होगा। यानी कि जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, अधिक होता है। और जानवरों की औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड, जो जानवर होते हैं उसमें औसत तापमान जो चाहिए होता है उनका 18 सेल्सियस से अधिक होता है। टिप्पणी कोई पाला यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर पाला नहीं पड़ता है। उपोष्ण पाले का मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि पाला पड़ रहा है एक तरीके से, जब ठंड होती है बहुत ज़्यादा तो उस तरीके से कहते हैं कि पाला कट रहा है या पाला पड़ रहा है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं उपोष्ण को। उपोष्ण जो है वहाँ पर औसत वार्षिक तापमान जो होता है वो उसका 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और यहाँ पर जानवरों की जो औसत तापमान डिग्री सेल्सियस होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ का जो तापमान है वो रहता है जानवरों के, मतलब जो जानवर वहाँ पर रहते हैं वहाँ। और यहाँ पर कम पाला जो है वो कभी कभी पड़ जाता है। अब देखते हैं हम शीतोष्ण को। शीतोष्ण में जो 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पर वार्षिक तापमान यहाँ पर पाया जाता है उपोष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में। शीतोष्ण से इन सब का तरह हम जान चुके हैं, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, यहाँ पर एकदम मीडियम, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड, और यहाँ पर ठंड पाई जाती है। और यहाँ पर जानवरों के में औसत तापमान डिग्री सेल्सियस जो होता है वो -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर जो जानवरों के लिए औसत तापमान है वो यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर कभी कभी पाला और तो कभी बर्फ़ भी पड़ती है। अब देखते हैं अल्पाइन को। अल्पाइन का जो तापमान होता है वो 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। और यहाँ पर जो भी जानवर पाए जाते हैं उनके लिए -1 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ पड़ती है, नहीं यहाँ पर पाला वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर बस बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई तथा ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्थान है वहाँ पर अगर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ का सूरज निकलने का समय अलग होता है। और वो चीज़ें जो होती हैं वो अक्षांश के हिसाब से होती हैं, कि जैसे हमने 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी कि स्थान के अकॉर्डिंग सूरज, मतलब अक्षांश कैसे होती हैं, देशांतर किस तरीके से होते हैं, और फिर सूरज किस किस तरीके से होता है वहाँ पर, तो ये चीज़ हमने देखी थी। तो प्रकाश का जो समय है वो उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक यानी कि ज़्यादा समय तक जहाँ पर मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ जाते हैं। यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में प्रकाश ज़्यादा आता है, ज़्यादा वहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर जो वृक्ष हैं वो जल्दी बढ़ने लगते हैं, जल्दी बड़े होने लगते हैं। अब देखते हैं हम वर्षण को। वर्षण किस तरीके से इसको प्रभावित करती है। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। यानी कि जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जून से सितंबर तक के बीच में, तो इसमें क्या होता है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है वो पीछे हटता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर कम वन पाए जाते हैं, और जहाँ पर कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनकी अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर वन भी बहुत ज़्यादा होंगे, और जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर वन भी हमें कम ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने पिछली NCERTs में देखा था कि जो एक तो गंगा यमुना का जो बेसिन है और एक अमेज़न बेसिन है, तो अमेज़न बेसिन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर बहुत घनी मात्रा में बहुत घने जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो जिन जिन क्षेत्रों में
वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर भी वन भी ज़्यादा और सघन और ज़्यादा, मतलब सघन का मतलब होता है कि एकदम भरे हुए बहुत ज़्यादा, एक कम स्थान पर ज़्यादा जो पेड़ होते हैं तो उसको सघन वन कहा जाता है। तो वो पाए जाते हैं ऐसे स्थानों पर। अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट जो होते हैं वहाँ पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है वो पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों पाई जाती है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर जो नदियों का डेल्टा है वो वगैरह कम जाता है, क्योंकि अरब सागर के उसमें है तो वहाँ पर मिट्टी का कटाव कम होता है इस वजह से। लेकिन जो पूर्वी भाग है वहाँ पर मिट्टी कटाव ज़्यादा होता है तो पेड़ ज़्यादा समय तक वहाँ पर नहीं पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक हैं? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के सुधार तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। यानी कि कितने सारे हमें इन वनों से लाभ प्राप्त होते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणी को आश्रय। ठीक है, यानी कितने सारे इसके उपयोग हैं। एक तो ये नवीकरण योग्य संसाधन है, दूसरा ये है कि ये वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं और स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करके रखते हैं ये। और साथ ही जो बहुत सारे उद्योग होते हैं उसका भी ये आधार है, उद्योग का ये आधार है। और जो कई समुदाय होते हैं उनको कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं, उनको जीवन जीने की इच्छा उनके अंदर जागृत करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्य कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, इनका जो दृश्य होता है बहुत अच्छा होता है। तो जिस वजह से यहाँ पर ऐसी जगह पर पर्यटक ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं, पवन और तापमान को दोनों को नियंत्रित कर रखते हैं, ना बहुत ज़्यादा कम होने देते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देते हैं। और वर्षा लाने में भी ये सहायता करते हैं, वर्षा लाने के लिए भी ये सहायता करते हैं। और इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है, मृदा को यहाँ पर जीवाश्म मिल गया और वन्य प्राणी को आश्रय। ठीक है, तो इतने सारे ये जो हैं इनके उपयोग हैं। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहे हैं। वन परियोजना कार्य आप ये कर सकते हैं कि अपने स्कूल में, गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्ष की पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। आप ये कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य है ये। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं हैं। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। इन सवालों का जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 20.55% था। यानी कि 20.55% जो वन थे वो भारत में पाए जाते थे 2001 में। पारिस्थितिक तंत्र, पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफ़ी हद तक उस
क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो है ये सब अपने जो जितने भी मतलब ये जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर जो प्राणी जीवन है, वनस्पति है और जितने प्राणी हैं उनका जो जीवन है, वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधे, तो ये सब एक दूसरे से भौतिक पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल से पहले भी दिया था कि जैसे वनस्पति है, वनस्पतियों में अगर हम पेड़ों की बात करें तो वो, और प्राणियों में हम प्राणी जीवन के अंदर हम मनुष्य की बात करें या फिर और भी जो जानवर होते हैं उनकी बात करें तो जो मनुष्य है वो सांस के अंदर मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उन्होंने छोड़ी और हमने ग्रहण कर ली। और जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो पेड़ों ने वो वनस्पति ने वो अपने अंदर ग्रहण कर ली। इस तरीके से ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ठीक है। और अंतर संबंधित होने के कारण ये एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य वन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। वह वृक्ष को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने का भय होता है। यानी कि मनुष्य जो है कभी अपने लालच के लिए अपने ही जो उसके मनुष्य अपने सिर्फ लालच के लिए जो उसके लिए ज़रूरी जो भी वन होते हैं, वनस्पति होती है, उसको भी काट देता है अपने सिर्फ लालच के लिए। जो कि वनस्पति है इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर भी उसको काट देता है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन अपनी विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम यानी बायोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है, यानी कि जो धरातल है उस पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और प्राणी जीवन एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र को, यानी कि जिसमें पर प्राणी वनस्पति और प्राणी जीवन है, उसमें जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र है उसको जीवोम कहा गया है, यानी बायोम। जहाँ पर वनस्पति और प्राणी दोनों होते हैं और बड़ा सा पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, वो जीवोम यानी बायोम कहलाता है। अब इसकी पहचान पादप पर आधारित होती है, ठीक है। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झरनियाँ, और अगली है पर्वतीय वन, फिर है मैंग्रोव वन। ये सारे जो है वह यहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 प्रकार के वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखें वनों का क्षेत्रफल, यानी कि कौन से प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में आप यहाँ पर देखें लगभग यहाँ 18,000 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 82 के आसपास 82,000 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार में ये लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर में ये वन पाए जाते हैं। ये गोवा है, गोवा में ये यहाँ पर इतने। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब में देखिए कितने से वन पाए जाते हैं। राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो यहाँ पर इतने वन पाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो वन है ये यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये यहाँ पर लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर तक पाए जाते हैं लगभग, ठीक है। और सबसे कम है यहाँ पर, यानी कि लक्षद्वीप और पुडुचेरी में ये पाए ही नहीं जाते।
ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है। ये वाला जो क्षेत्र है इस तरीके से ये लक्षद्वीप में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी है यही पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है ये, और ये असम है और मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला इस कलर का, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये वाले जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं एक ये यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ओके। और हाँ, यहाँ पर पर्वतीय वन, और ये पर्वत है ना यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और ये वाला थोड़ा सा ये वाला डार्क है उससे, तो यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, यानी कि गर्म रहते हैं और इसमें थोड़ी सी जो नमी है वो बनी रहती है, आर्द्रता का मतलब ये होता है। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने पर कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष एबोनी और महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये वाले जो हैं वनस्पति पाए जाते हैं। और ये जो सिंकोना है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इससे सिंकोना से कोनैन की जो गोलियां होती हैं वो बनाई जाती हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी जैसे चमगादड़ यहाँ पर पाई जाती है और कई रेंगने वाले जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन की अगर हम बात करें जिसे नम पर्णपाती वन भी कहा जाता है, ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा के बीच होते हैं। अतः ऐसे वन देश के जो पूर्वी भाग हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद वाला क्षेत्र जो है, झारखंड है, पश्चिमी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में ये सब पाए जाते हैं। सागौन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली जो प्रजातियां हैं ये पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके बीच ही पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मैदानी वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वृक्ष क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष
उगते हैं। यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण वृक्ष उगते हैं? यहाँ पर आते हैं सागौन के, साल के, पीपल के, नीम के वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि जो ज़्यादा भाग है वो कृषि के लिए प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। साफ इसलिए किए गए हैं क्योंकि यही एक मैदानी क्षेत्र है जिससे पूरे देश का जो भोजन है वो यहाँ पर उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर की जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अगर इनके जो यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर हैं उनकी बात करूँ तो सिंह, शेर, वरा, हिरण, हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में हाँ ये तो हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कटीले वन। कटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब आप यहाँ पर देखें ये चीज़ कि जहाँ पर हाँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है वहाँ पर तो हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वहाँ पर उगते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और जहाँ पर और इसमें भी दो भाग हैं कि 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर अगर वर्षा होगी तो वहाँ पर आर्द्र या फिर नम पर्णपाती वन उगेंगे, और अगर 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी तो वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन उगेंगे। ठीक है, और जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ उगते हैं कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। इस प्रकार वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अक्सिया खजूर को पाम्बी कहा जाता है। यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। कहाँ की? जहाँ पर ये वाली कटीले वन तथा झाड़ियाँ उगती हैं। ओके, इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और ये इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम पर्वतीय वन को। पर्वतीय वन ये वर्षा के अकॉर्डिंग नहीं है, ये ऊंचाई के हिसाब से होते हैं, क्योंकि वैसे भी पर्वत ये वन लिखा हुआ है तो नाम से जैसे क्लियर है कि पर्वत पर यहाँ ये वन पाए जाते होंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर के ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वतीय वनों में भी ये बटे हुए हैं, मतलब जैसे पीछे हमने देखा कि कई भागों में बटे हुए थे वर्षा के हिसाब से, उसी हिसाब लेकिन यहाँ पर जो है वो ऊंचाई के हिसाब से बटे हुए हैं कि 1000 मीटर से 2000 मीटर की तक की ऊंचाई होगी तो आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर उगेंगे। और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता है। 1500 से 3000 मीटर की जहाँ पर ऊंचाई होगी उनके बीच शंकुधारी वृक्ष उगते हैं। शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान उगते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो भाग है जहाँ पर 1500 से 3000 मीटर ऊंचा है वहाँ पर ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान उगेंगे। अब 3000 मीटर से जो अधिक ऊंचे होते हैं वहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे और घास के मैदान के साथ अल्पाइन वनस्पति लेती है।
यानी कि 3600 मीटर से जहाँ पर अधिक ऊंचाई होगी वहाँ पर क्या उगेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। लेकिन जहाँ पर 1500 से 3000 के बीच होगा तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उगेंगे। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। सिल्वर फर, जूनिपर और पाइप व बर्च इन वनों के प्रमुख मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे हम जो हिमरेखा होती है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है उसके जैसे निकट पहुँचेंगे, उसके जैसे पास पहुँचेंगे तो वृक्षों का जो आकार है वो छोटा होता जाएगा। इतने ऊंचे वृक्ष वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे तथा झाड़ियों के रूप में बाद में वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर व बकरवाल जैसे घुमाकर जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मोस, लिचम घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीर महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, शेर, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाला भेड़ तथा बकरियां यहाँ पर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन कुछ इस तरीके के होते हैं कि इनकी जड़ें जो होती हैं ये पानी में होती हैं, ये पानी में यहाँ पर जड़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। इस तरीके के ये मैंग्रोव वन होते हैं। ये वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार आते हैं, जहाँ पर ज्वार भाटा जो आता है वहाँ पर ये वाले जो वन है मैंग्रोव वन वो उगते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। जहाँ पर ज्वार भाटा आता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है ये। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है, क्योंकि जब ज्वार भाटा आएगा तो फिर एक मिट्टी जो एकत्रित हो जाएगी यहाँ पर। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, जिस तरीके से ये यहाँ पर डूबी हुई हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियाँ हैं ये इन नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति उगती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी ये वनस्पति। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। नारियल, ताड़, क्योड़ा एवं एंगोर के वृक्ष भी इन वन भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में देखने को मिलते हैं। और अब हम देखते हैं वन्य प्राणी को। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियाँ 2500 प्रजातियाँ, मछलियों की जो 2500 प्रजातियाँ वो यहाँ पर पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। ये देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं वन्य प्राणी का नेचर, जहाँ पर ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर ये वन्य प्राणी उभयवन हैं। और जो ये स्टार वाले हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये वाले, तो ये हैं पक्षी अभयवन। और जो ये ऐसे वाले हैं ट्रायंगल वाले जो क्षेत्र हैं ये हैं नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस तरीके से बटे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं आगे, जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट यहाँ पर रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मेढक, गैजल जिसे गजल कहा जाता है तथा विभिन्न प्रजातियां वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, जो जीव सुरक्षा अधिनियम है, ठीक है। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है।
क्योंकि ये ज़्यादातर जो देखने में लगता है, बिल्ली जो लगती है बिल्कुल तेंदुए की तरह लगती है, जिस वजह से इसको बिल्ली जाति का सदस्य भी कहा जाता है तेंदुए को। यह शिकारी जानवरों में सबसे मुख्य हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। यानी कि जो जानवर हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर रहते हैं वो कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग यानी तिब्बती जंगली गधे, कियांग जो होते हैं उन्हें तिब्बती जंगली गधे भी कहा जाता है, यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी यहाँ पर प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। प्रवासी पक्षी कौन होते हैं? जी, मतलब कि जो भारत में आते हैं उनका मतलब होता है वो प्रवासी पक्षी हैं, ठीक है। भारत में कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। वहाँ लाल सुंदरी कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं, जो खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? बिल्कुल धरोहर है। ये देखें आप, इस तरीके के होते हैं। देखें, जिस तरीके से मानव भी अपने मतलब संतुलन के लिए गर्मी के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में जाता है, वैसे ही ये पक्षी भी इधर हमारे जो कच्छ का इलाका है वहाँ पर आते हैं शीत ऋतु में, जब ठंड का मौसम होता है तब, ठीक है। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पौधों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा मतलब कि कैसे चुने गए हैं कि क्योंकि हमारा जो विश्व है, भारत है, देश है, वो बहुत सारे मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन जो हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इनको चुना है कि हमारे लिए कौन से ज़्यादा सही उपयोगी रहेंगे। जैसे भैंस है, गाय हैं, जो हमारे लिए दूध देने के लिए उपयोगी होती हैं काफ़ी, मतलब यहाँ से इनसे दूध हमें प्राप्त होता है। और इस तरीके से ये जाए, और पौधों से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें औषधि मिलती है। तो इस तरीके से हमने औषधियों को भी चुना है कि कौन कौन से पौधे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे मतलब औषधि हमारे लिए दे सकते हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में भी मदद करते हैं। इनसे मांस, अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े फलों और वृक्षों को परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा कि पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता जा रहा है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं, जिसमें से 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। यानी कि वो अपने व्यवसाय के लिए ये नहीं देखते हैं कि हमें अपने पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखना चाहिए, उसको संतुलित रखना चाहिए, ये नहीं देखते हैं। बस उनको अपना लालच दिखाई देता है और वो वृक्ष वगैरह को काट देते हैं और जानवरों का बहुत ज़्यादा उनको शिकार करते हैं, जिस वजह से जो पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो जाता है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई,
पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे देश में 14 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 4 सुंदरवन हैं जो कि पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, और नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की गणना विश्व के जीवमंडल नीचे में की जाती है। अब 14 जो जीवमंडल नीचे हैं जो आरक्षित क्षेत्र किए गए हैं, उनमें सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी है, कनाकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्यामलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी और अमरकंटक। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भाषा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है 89 नेशनल पार्क, 490 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति के रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनको सुरक्षित रखने के लिए इतने जो कदम है वो उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंतविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।